Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of November 2024. संडे का दिन है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जो भी बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछ सकता है वो सारे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहली न्यूज़ है कनाडाज चार्जेस अगेंस्ट अमित शाह जी आर अब्सर्ड। दिस इज व्हाट हैज़ बीन द रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। आप सबको पता है कि इंडिया और कनाडा के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है निज्जर के मर्डर केस को लेकर के, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियन डिप्लोमेट्स वर इन्वॉल्व इन दिस एंड दैट इज गोइंग ऑन। कल मैंने आपको 5 आइज अलायंस के बारे में बताया था। एक आपको काम करना है कि कमेंट सेक्शन में 5 आइज अलायंस के कौन कौन से 5 मेंबर कंट्रीज हैं इसके नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो दैट इज वन क्वेश्चन टू यू। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी, लेकिन हमने कनाडा के बारे में भी कुछ चीजें जैसे कनाडा की फिजिकल फीचर्स ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल वही पूछा जाए जो आपका न्यूज में चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो कनाडा के कुछ मेजर फिजिकल फीचर्स में आज आपको बता देता हूँ। जैसे रॉकी माउंटेन्स वहां से गुजरते हैं, तो मेजर माउंटेन रेंज आपको पता है रॉकीज, एंड इट रन्स थ्रू द वेस्टर्न कनाडा से होकर गुजरता है। एंड इसके अलावा कनाडा में कैनेडियन शील्ड भी पाई जाती है, याद रखिएगा। एंशिएंट रॉक्स है कैनेडियन शील्ड एंड इट कवर्स द ईस्टर्न एंड सेंट्रल कनाडा। इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। देन 5 लेक्स आर देयर जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन 5 लेक्स में कौन कौन सी लेक्स आती हैं ये बता दूं। तो लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, ये जो है दीज आर द 4 आउट ऑफ द 5 लेक्स विच आर देयर इन द कनाडा वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, ठीक है ना। इसके अलावा सेंट लॉरेंस रिवर जो मेजर एक रिवर है वहाँ की, वो है सेंट लॉरेंस रिवर एंड इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रिवर विच कनेक्ट्स द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक ओशन। तो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक से कनेक्ट करती है। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर देखें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कनाडा का, तो वहाँ पे आपको हडसन बे दिखेगा। देयर इज अ लार्ज इनलैंड सी ऑल्सो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कनाडा में, वहाँ पे हडसन बे दिखेगा। देन इसके अलावा कुछ मेजर सिटीज हैं कनाडा की, जैसे टोरंटो हो गई, मॉन्ट्रियल हो गई, वैंकूवर हो गई, कैलगरी हो गई, एडमॉन्टन हो गई, ओटावा हो गई, ओटावा तो कैपिटल भी है, क्यूबेक सिटी हो गई, विनीपेग हो गई, हैमिल्टन हो गई, हेलीफैक्स हो गई। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ कनाडा। तो यूपीएससी कुछ भी जैसे लोकेशन दे देगा, क्यूबेक सिटी दे देगा, विनीपेग दे देगा, मैथ द कॉलम में दे देगा, इसके आगे कनाडा लिख देगा, यूएसए लिख देगा, कुछ भी इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक छोटा सा और सवाल आपके लिए जो मैं छोड़ रहा हूँ कि कनाडा का बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, क्या केवल यूएसए है या कुछ और भी है। तो जस्ट सी दैट मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दूसरी जो न्यूज़ है वो है वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग बिगिंस इन द देपसांग रीजन। अब इंडिया का जो देपसांग रीजन है, देपसांग याद रखिएगा ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है। देपसांग कहाँ लोकेटेड है? ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है। इट्स अ प्लेट्यू विच इज बॉर्डरिंग द चाइना रीजन, है ना, चाइना को बॉर्डर करता है ये प्लेट्यू। एंड इट हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट, क्योंकि जब 2020 में हमारा डिस्प्यूट हुआ था इंडिया चाइना के साथ, तब यहीं से शुरू हुआ था, देपसांग डिस्प्यूट से ही शुरू हुआ था। एंड देपसांग में आपको याद होगा कि इट वॉज अ वेरी की पॉइंट ऑफ कंटेंशन, क्योंकि चाइना ने इनरोड्स कर लिए थे, मतलब अपनी मिलिट्री को हमारे कुछ एरियाज में भी इंक्रोच कर लिया था चाइना ने, इंडियन टेरिटरी में भी, स्पेशली इन द देपसांग प्लेन्स वाला जो रीजन है। एंड यहाँ पे कुछ हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनमें हमारी एक्सेस बंद हो गई थी, है ना। जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनके काफ़ी आगे तक चाइनीज इंटर कर गए थे, इसलिए हम अपने बाकी के एक्सेस पॉइंट्स नहीं यूज़ कर पा रहे थे, इसलिए टेंशन भी बढ़ गया था। अभी रिसेंटली ये हुआ कि इंडिया और चाइना ने 21 अक्टूबर 2024 को डिसंगेज करने के लिए एग्रीमेंट किया है। दे हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन 21 अक्टूबर 2024 एंड इंडियन चाइना ने एग्रीमेंट किया टू डिसंगेज द ट्रूप्स फ्रॉम द देपसांग प्लेन्स एंड देमचोक। 2 रीजन है, देपसांग प्लेन्स और देमचोक जो रीजन है वहां से डिसंगेज करने का एग्रीमेंट रीच कर लिया है। इसीलिए जो वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग है ना, वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग का मतलब यही होता है कि आप जाकर के ये वेरीफाई करते हो वेदर दे हैव डिसंगेज्ड फ्रॉम दैट रीजन और नॉट, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग का आपको मतलब समझ में आ गया, देपसांग और देमचोक रीजन भी समझ में आ गया। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मे बी रिपब्लिक डे चॉइस। तो रिपब्लिक डे में जो गेस्ट रहेंगे वो है इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। याद रखिएगा, ही हैज नॉट बीन ऑफिशियली इनवाइटेड येट, बट 2025 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। अब देखो यहाँ पे आसियान का जिक्र हुआ है और ये भी बताया गया कि आसियान के मेंबर्स और या फिर इंडोनेशिया के जो मेंबर्स हैं वो कब कब आए हैं। तो देखो ये पहली बार नहीं है जब आ रहा है। देखो यूपीएससी क्या करेगा, जो क्वेश्चन बनाने को यहाँ से ही बना सकता है। व्हाट दे कैन डू इज दैट कि 2-3 स्टेटमेंट दे दिए, एक स्टेटमेंट लिख देंगे दिस इज द
फर्स्ट टाइम एन इंडोनेशियन रिप्रेजेंटेटिव इज कमिंग टू द रिपब्लिक डे। तो ऐसा नहीं है, 2018 में आसियान कंट्रीज जब आई थी तो वहाँ के जेक विडोडो आए थे, है ना उस समय। इसके पहले आपको 2011 में भी सुसिलो बमांग युधयोनो आए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले भी इनवाइट हो चुके हैं। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द सेकेंड टाइम। इस तरह से अगर यूपीएससी कुछ आपको कंफ्यूज करता है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। 10 मेंबर कंट्रीज हैं आसियान की, ये सबको पता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये मेंबर कंट्रीज तो कभी भी पूछ सकता है। आगे देख लेते हैं स्पीकर का डिसीजन इन द डिफेक्शन केस, उस पर कोर्ट जाएंगे गोवा कांग्रेस के लोग। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या डिफेक्शन में फाइनल जजमेंट किसका होता है। तो डिफेक्शन में देखो, नॉर्मली डिफेक्शन में जो रूलिंग आती है, पहली रूलिंग वो आती है स्पीकर से, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो रहता है हाउस का, वो डिसाइड करता है वेदर इट वाज अ डिफेक्शन केस और नॉट। डिस्क्वालीफाई करने और डिस्क्वालीफाई ना करने का जो पावर रहता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ, ये मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ की कई बार मतलब रूलिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट ने की है, कई बार उसके केसेस भी गए हैं जहां पे उन्होंने क्लियर किया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहीं आर्बिट्रेरली काम तो नहीं किया है, या इलीगली काम तो नहीं किया है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम तो नहीं किया है। ये चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लैरिफाई किया है कि यस देयर इज जुडिशियल रिव्यू इन दैट केस। याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू इस केस में रहता है। अच्छा, एक और केस है मनी बिल। मनी बिल में भी स्पीकर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है वेदर इज मनी बिल और नॉट, है ना, स्पीकर ही डिसाइड करता है। बट मनी बिल के केस में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, उसमें फाइनल जजमेंट होता है। जो स्पीकर डिसाइड करता है ना वेदर इट्स अ मनी बिल और नॉट, तो दैट इज फाइनल। बट इन केस ऑफ डिफेक्शन देयर इज अ जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, जहां पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि वेदर दे हैव एक्टेड आर्बिट्रेरली और नॉट, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो है पोलावरम डैम के रिगार्डिंग। तो पोलावरम डैम आपको पता होगा कि एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी रिवर में बना है एंड इट इज इन आंध्र प्रदेश। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट एंड जो आंध्र प्रदेश की वाटर स्कैर्सिटी है उससे डील करने के लिए इसको किया गया। तो पोलावरम डैम याद रखना है और उसकी लोकेशन याद रखनी है, आंध्र प्रदेश स्टेट में, और रिवर वाइज आपको गोदावरी याद रखना है, ठीक है ना। छोटा सा सवाल और आपके लिए कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड जो लोग नहीं बता रहे हैं वो एटलीस्ट पढ़ लीजिए जिसने बताया होगा, ठीक है ना। तो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो ये एक और आपकी चीज कंप्लीट हो जाएगी। इंडिया कमिटेड फुली टू द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर रिस्क रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे इंडिया के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, उनके सेक्रेटरी ने भी कहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, कि यस वी आर वेरी मच इन ट्यून विद द सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सबसे पहली बात तो सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसमें 7 टारगेट थे, है ना, 7 टारगेट थे, याद रखिएगा। 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए टारगेट सेट किए गए हैं। 2015 से लेकर के 2030 तक की टारगेट सेट किए गए हैं एंड दे हैव बीन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। 2015 में ही यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया था अगले 15 साल के लिए, ताकि जो डिजास्टर रिस्क है एंड लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड है, लॉस ऑफ हेल्थ है, उसको कम किया जा सके इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, मतलब 2015 से 2030। तो 7 ग्लोबल टारगेट्स रखे गए थे जिसमें से कुछ चीजें रिड्यूस करनी थी और कुछ चीजें इंक्रीज, जैसे कि 3 चीजें इंक्रीज करनी थी, 4 चीजें रिड्यूस करनी थी। अब क्या क्या रिड्यूस करना था, तो पहला इन्होंने कहा है कि भाई रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी बाय 2030, मतलब कि जो लोग मृत हो रहे हैं, मर रहे हैं जो लोग डिजास्टर के कारण, उनके नंबर रिड्यूस करने हैं। दूसरा कह रहा है सब्सटैंशियली रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल ग्लोबली बाय 2030। अब जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मर नहीं रहे हैं लेकिन अफेक्ट हो रहे हैं, उनके नंबर रिड्यूस करना है। देन रिड्यूस द डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू द ग्लोबल जीडीपी बाय 2030, मतलब जो डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उसको भी रिड्यूस करना है। एंड लिखा है कि रिड्यूस द क्रिटिकल रिड्यूस डैमेज टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक सर्विसेज, मतलब कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड बेसिक सर्विसेज हैं उनका डिसरप्शन ना हो बाय 2030। ये तो 4 चीजें रिड्यूस करनी है। अब इंक्रीज क्या क्या करना है, तो इंक्रीज करना है नंबर ऑफ कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रैटेजीज, मतलब कि आपके कंट्रीज के नंबर इंक्रीज करने हैं जिनकी खुद की लोकल और नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज हो। देन इंक्रीज करना है आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोऑपरेट करना है ताकि फाइनेंशियल, टेक्निकल और जो भी सपोर्ट दिया जा सके वो दिया जा सके। देन इनहैंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर रिस्क, ठीक है ना। तो एक याद रखना है आपको डेवलपिंग कंट्रीज में और इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपको बढ़ाना है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देयर आर 7 टारगेट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे एक किसान मैनिफेस्टो चल रहा है, तो देख लेते हैं किसान मैनिफेस्टो क्या है। तो देखो किसान मैनिफेस्टो जो है मेजर जो आपके संगठन हैं और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टू द फार्मर्स, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लिखा है कंसल्टेशन किया गया था बहुत सारी एग्रीकल्चरल बॉडीज से एंड एक्सपर्ट्स के साथ, और उनके थ्रू ये, जिसमें विमेन फार्मर्स भी थे, ट्राइबल फार्मर्स भी थे, फार्मर्स फ्रॉम विदर्भा रीजन भी थे, जैसे किसान मजदूर कमीशन है, नेशनल एंड ये सब जो भी हैं, इन्होंने प्रिपेयर किया है ये मैनिफेस्टो, और इसको नाम दिया इन्होंने किसान मैनिफेस्टो। अब इसकी देखो डिमांड्स क्या क्या है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसान मैनिफेस्टो है क्या, ये आप समझ गए ना, कि जो मेजर संगठन है, मेजर जो फार्मर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ड्रॉ किया है, और अब ये अलग अलग पार्टीज के पास जा रहे हैं कि भाई देखो आपके स्टेट में जब इलेक्शन हो तो आप हमारी ये डिमांड जो है वो अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करिए। मतलब चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तो जो भी इनके डिमांड्स को इंक्लूड कर रही है, दे आर अप्रोचिंग ईच एंड एवरीवन, है ना। तो इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं कि भाई इतनी एमएसपी होगी, इतना आपको ये देना पड़ेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा, तो किसानों के वेलफेयर के लिए ही। लेकिन किसान मैनिफेस्टो क्या है, किसने ड्रॉ किया, ये आपको पता होना चाहिए था। पैनल ऑन सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन एससी टैग फॉर ऑल दलित कन्वर्ट गेट्स ईयर्स एक्सटेंशन, वो सुप्रीम कोर्ट ही निकलता है ऐसी देख करके। द कमीशन ऑफ इंक्वायरी, अब देखो क्या आता है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप की गई थी बाय सेंटर ने बनाई थी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसमें ये उसको काम दिया गया था कि आप ये बताएं कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस यानी कि एससी स्टेटस दिया जा सकता है दलित कन्वर्ट्स को। मतलब कि ऐसे जो पहले दलित कैटेगरी में रहे हो लेकिन उन्होंने कन्वर्जन कर लिया, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर गए। मेजरली बहुत सारे आपको दलित बेल्ट के लोग दिखेंगे जो क्रिश्चियनिटी को कन्वर्टेड है ना। तो क्या उनको शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दिया जा सकता है कि नहीं। तो अब उसका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया इस कमीशन का, है ना। ये 3 मेंबर कमीशन है जिसको हेड कर रहे हैं कौन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन इसको हेड कर रहे हैं। अब इनको 10 अक्टूबर 2025 तक का समय दे दिया गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट क्या रूल है। एट प्रेजेंट केवल हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट फेथ के जो लोग हैं, दे आर ओनली एलिजिबल टू बी कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट। अभी केवल हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट फेथ के लोग ही शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में कैटेगराइज किए जा सकते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 का ये ऑर्डर है, ठीक है ना। अब इस कमीशन को यही टास्क दिया गया है कि जो दलित कन्वर्ट हुए हैं टू एनी अदर रिलीजन अदर देन द 3 विच हैव बीन मेंशन्ड अबव, तो क्या उनको दिया जा सकता है कि नहीं। तो दैट इज व्हाट हैज बीन द थिंग। आपको समझ में आ गई होगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या है। व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम द COP16। अब आप सबको पता है कि COP16 किसका चल रहा है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। कहाँ चल रहा है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो कैली, CALI कैली, कोलंबिया में ये शेड्यूल्ड है, इस बार हो रहा है ये। एंड नियरली 190 कंट्रीज आर देयर विच हैव पार्टिसिपेटेड फॉर दिस। जो की पॉइंट्स हैं वो मेनली जो पॉइंट है मैंने आपको बताया था KMGBF यानी कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है उसमें बहुत सारे एक्शन ओरिएंटेड टारगेट्स हैं 2030 के लिए, है ना। जैसे कि रिड्यूस द इन्वेजिव स्पीशीज बाय 50%, मिनिमाइज द पोल्यूशन टू एक्सेप्टेबल लेवल्स बाय 2030, एस्टैब्लिश द मैकेनिज्म फॉर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम डिजिटल जेनेटिक डाटा। मैंने आपको DSI कल बताया भी था, है ना, कि किस तरह से जेनेटिक डेटा को एक रिपोजिटरी में कलेक्ट किया जा रहा है फ्लोरा और फौना का, है ना। और इसके अलावा मेन जो पॉइंट है वो है 30x30 एग्रीमेंट। 30x30 एग्रीमेंट क्या कहता है कि भैया आपको 30% ऑफ ग्लोबल लैंड एंड 30% ऑफ ग्लोबल वाटर, 30% ऑफ ग्लोबल लैंड एंड वाटर जो है आपको प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। एंड करेंटली जो ये प्रोग्रेस है केवल 17% लैंड पे रह गई है एंड 10% मेरीन एरियाज जो है वो प्रोटेक्टेड है। केवल 17% लैंड और 10% मेरीन एरियाज प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपको 30% ग्लोबल लैंड एंड 30% ग्लोबल वाटर प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। दैट इज वन की पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ठीक है ना। इसके अलावा जो फोकस है वो इम्प्लीमेंटेशन पे है कि किस तरीके से जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो COP15 2022 में जो हुआ था उसके जो टारगेट्स हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, फंडिंग मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि लगभग $200 बिलियन एनुअली चाहिए अगर आपको ये प्लान्स करने हैं, ठीक है ना।
एंड इसके अलावा डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन DSI एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था कि इट्स अ कंटेंशियस इशू, जिसमें कहा गया कि भाई बेनिफिट शेयरिंग आपको करनी है फ्रॉम द जेनेटिक डेटा इन कमर्शियल यूज, है ना। इसमें अभी कोई एग्रीमेंट रीच नहीं किया है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इन्वेजिव स्पीशीज को कंट्रोल करना है, मैंने ये सब आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। और इंडिया ने भी अपनी वो डिमांड उठाई थी, भाई पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अभी उन्होंने प्लेज तो कर दिया कि लगभग 81,664 करोड़ वो बायोडाइवर्सिटी के लिए लगाएंगे 2025 से 2030 तक के लिए, है ना। लेकिन अभी और इंटरनेशनल फंडिंग की भी आवश्यकता होगी, इंटरनेशनल एफर्ट्स की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। अब इंडिया ने कुछ बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स लॉन्च भी किए, जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो इंडिया की तरफ से है ना। इंडिया ने अभी अपने रामसर साइट्स 26 से बढ़ा करके 85 कर दिए हैं, तो एंड दे आर एमिंग टू रीच 100 सून। तो दे आर सम ऑफ द एफर्ट्स विच हैव बीन टेकन बाय इंडिया एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है वेयर यू कैन अंडरस्टैंड एडेप्टेशन के बारे में। बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। अभी एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है कैट BA लंगूर्स, याद रखेगा कैट बा लंगूर्स, एंड दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो सबसे पहले तो कैट बा लंगूर्स याद रखेगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखेगा, एंड इनकी बहुत ज्यादा कम जेनेटिक डाइवर्सिटी है। मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जेनेटिकली जो इनकी डाइवर्सिटी होती है, जीन्स में जो डाइवर्सिटी बहुत कम है इनके अंदर, एंड ये इतनी कम है कि इनब्रीडिंग भी ये लोग करते हैं, बहुत सारा बहुत इनकी बीमारियां भी शुरू हो चुकी हैं, बट दे हैव रिटेन्ड सम की जेनेटिक ट्रेट्स जो कि इनके सर्वाइवल में हेल्प करता है इवन इन देयर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल वियतनाम में ये पाया जाता है, जो कैटबा आइलैंड है वो वियतनाम में है, तो कैटबा आइलैंड के ही कैटबा लंगूर्स हैं। एक इनका सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्केबल जो एडेप्टेशन है, इट द एबिलिटी टू ड्रिंक सॉल्ट वाटर। ये सॉल्ट वाटर को पी सकते हैं, है ना, एंड दैट इज वन थिंग विच इज देयर। इनकी जो स्पीशीज है बहुत कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ जेनेटिक इम्पॉवरिशमेंट। मैंने बताया आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है ज़्यादा, इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा है, एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। बट दैट इज वन ट्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी जो मेंटेन कर मतलब जो इनके नंबर्स को मेंटेन करने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। कैटबा लंगूर्स का याद रखेगा, ट्रैकीपिथेकस पोलियोसिफेलस इनका साइंटिफिक नेम होता है ना। दे कैन कोप विद द चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस एज वेल, सो दैट इज वन वे ऑफ अडेप्टिंग, है ना। अडेप्टेशन का ही एक मेथड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ADB ने इंडिया के फॉसिल फ्यूल सब्सिडी रिफॉर्म्स की तारीफ की है कि भैया इंडिया ने पहले कैलिब्रेटेड अप्रोच रखी है, इन्होंने रिमूव टारगेट एंड शिफ्ट अप्रोच रखी है फॉर द सब्सिडी एंड ऑल, है ना। इतना ज़्यादा सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं कि पूरा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, और एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रहा है। सो दैट इज व्हाट हैज़ बीन देयर। ADB की रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट, याद रखेगा एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट, उसमें ये चीज़ जिक्र किया गया है। ADB के बारे में आपको पता होगा कि ये 1966 में बनाई गई थी संस्था, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से, और इसको बनाया गया था टू फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो एशियन कंट्रीज हैं। लेकिन याद रखना आपको, सिर्फ इसमें एशियन मेंबर्स नहीं है। कभी UPSC आपको कंफ्यूज हो रही कि ओनली एशियन कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ ADB, बिल्कुल गलत है ना। अभी इसमें 31 मतलब इसमें मेंबर्स हैं, 68 मेंबर कंट्रीज हैं, 49 एशिया पैसिफिक रीजन से हैं, 19 जो है वो अदर रीजन से भी है, तो 68 मेंबर्स हैं, 49 एशिया पैसिफिक रीजन से है और 19 दूसरे रीजन से भी है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जापान इसमें हाईएस्ट शेयर होल्डिंग रखती है अलॉन्ग विद USA, जापान एंड USA, याद रखेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।